Hello everyone, welcome back to your own channel, Bride Spark Tutor, and today we are discuss about demand. Yes, आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे डिमांड कौन सी वाली। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे समग्र मांग के ऊपर, यानी कि एग्रीगेटिव डिमांड के ऊपर आज हम बात करेंगे। ओके बच्चे, तो हम एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बात करेंगे आज। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। हमने अभी तक बैंक, मनी, एनएनपी यानी कि राष्ट्रीय आय, और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी हम सारी वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप वो भी देख ले बच्चे, और जरूरत जिसको है, जिसने पढ़ना है भाई, जिसको जरूरत है उसे शेयर भी करे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओके एग्रीगेट डिमांड के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेटिव डिमांड जिसे हम बोलते हैं समग्र मांग। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? समग्र मांग। पहले तो हम मांग से क्या तात्पर्य है ये जानेंगे। हमने पहले भी 11th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, या नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं। वी विल डिस्कस टुडे कि व्हाट इज डिमांड, क्या होती है डिमांड, और व्हाट इज एग्रीगेटिव डिमांड। ठीक है, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि मांग जो है वो आखिर क्या है, और इसके साथ साथ जो मांग की लोच है वो क्या है, क्योंकि लोच जो है वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। राइट, सो एक मिनट बच्चे, एक मिनट चल रहा हूँ। व्हाट इज दिस? चलो जी, ठीक है। देखो समग्र मांग क्या होती है बेटा, एडी क्या होती है? जब भी बाजार में किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग से नहीं, इसका तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु और सेवाओं की मांग से। मतलब ये कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें सभी वस्तुओं की सेवाएं। देखो समग्र मांग किसकी होगी? क्या सिर्फ वस्तुओं की होगी? नहीं, वस्तुओं के साथ सेवाओं की भी होगी। सेवाओं की, ठीक है, वस्तु और सेवाओं की मांग, अर्थव्यवस्था के अंदर सभी वस्तु और सेवाओं की मांग आप लिख लें, क्या कहलाती है? सभी वस्तु और सेवाओं की मांग समग्र मांग कहलाती है। ठीक है, समग्र मांग। और ओनली अगर डिमांड की बात करें तो किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग क्या कहलाती है? डिमांड। देन समग्र मांग एक लेखा वर्ष की अवधि में मापा जाता है, इसलिए प्रवाह की अवधारणा में आता है। ठीक है, जो मांग होती है उसे हम एक लेखा वर्ष की अवधि में मापते हैं। समग्र मांग को ए अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर पर, बी लोगों की आय के स्तर पर भी मापा जाता है। देखो पहला तो एक लेखा वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, एक लेखा वर्ष में मापा जाता है कि भाई मार्केट में किस चीज की चीज ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहला स्तर होता है इसका क्या? ए। पहला स्तर ए होता है कीमत स्तर के संदर्भ में, किसके? कीमत के स्तर के संदर्भ में। ठीक है, कीमत के संदर्भ में। बी होता है इसका क्या? लोगों की आय के संदर्भ में। आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, अगर लोगों की आय बढ़ेगी, ठीक है, अब मैं कीमत और आय के हिसाब से समझाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है मेरा, ठीक है, अगर चीज की कीमत बढ़ रही है, अगर कीमत बढ़ रही है, ठीक है, तो और क्या होगा? डिमांड जो होगी वो घटेगी। जो डिमांड होगी और जो कीमत होगी आपकी है ना, कॉस्ट होगी, ठीक है, अगर वो बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। क्योंकि भाई अगर कीमत बढ़ रही है तो कौन खरीदेगा? तो डिमांड तो ऑब्वियसली घटेगी ना, कीमत क्योंकि बढ़ रही है ना। और आय अगर बढ़ेगी, अगर आय बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आय इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? डिमांड भी बढ़ेगी। जो तुम्हारे पास जितना पैसा आएगा तुम उतना ही तो खर्च करोगे, है ना। तो चीजें बढ़ती जाएंगी। ये तो हम सीखते हैं 11th क्लास में। ठीक है, समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं बेटा हम क्या, इसकी अवधारणा तो ये रही। अब समग्र मांग की सूची। समग्र मांग की सूची के लिए हम क्या करते हैं बेटा? वक्र बनाते हैं। हम वक्र बनाते हैं। वक्र क्या होता है? कर्व बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों
तुम भी सुन लो। कर्व बनाते हैं, ठीक है, समग्र मांग का कर्व बनाते हैं। अब ये जो कर्व होता है बेटा, ओ माय गॉड, ठीक है, ये जो हम कर्व बनाते हैं, ओके, एंड ऑल्सो ठीक है जी, ठीक है, हमने जो कर्व बनाया है ये वाला, ठीक है। अब क्या है इसमें, मैं इसे बना रही हूँ एडी कर्व, आप नाम लिख लें, समग्र मांग कर्व, ठीक है, ये कर्व है मेरा पहला, और मैं बना रही हूँ समग्र मांग कर्व, ठीक है, हिंदी में लिख लें समग्र मांग कर्व, और इंग्लिश में लिख लें एग्रीगेटिव डिमांड कर्व, ठीक है, मांग वक्र, और ये लिख लें कर्व, ठीक है। तो ये कर्व क्या है बेटा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज जीरो यानी कि ओरिजिन, एंड देयर इज अ इनकम इज वाई, एंड एडी इज दिस, ये डिमांड है, ये इनकम है, ओके, ये डिमांड है, ये इनकम है। तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 50 तक मैंने लिख लिया है, 10, 40, 30, 20, 10, डन। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो अगर मेरी आय यानी कि इनकम बढ़ रही है, दिस इज वाई इज इनकम, गॉट इट राइट नाउ एवरीवन, दिस इज वाई एंड दिस इज इनकम, ओके, दिस इज माय इनकम वाई। सो इफ मेरी वाई बढ़ेगी, क्या, अगर मेरी वाई बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि इनकम मेरी बढ़ रही है, ये है इनकम और ये मेरी बढ़ रही है, ठीक है, ये मेरी इनकम है, ये बढ़ रही है, ठीक है, तो जो मेरी डिमांड है वो भी क्या होगी बेटा, जो मेरी डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी, समझे आप, तो मेरी जो डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी, धीरे धीरे वो भी बढ़ेगी, ये मेरी डिमांड है, यानी कि एडी है। तो डिमांड जो है आपकी, एडी जो है, वो क्या होती है, सी प्लस में आई, ठीक है, सी प्लस में आई होती है, ठीक है। तो याद रहे, अगर एडी रेखा वाई अक्ष पर 30 से शुरू होती है और व्यय के न्यूनतम स्तर को बतलाती है, तो व्यय है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर को स्वतंत्र और ई बिंदु पर एडी वाई दिखाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा, आप इसके नीचे लिखें, आप इस वक्र के नीचे लिखें, वक्र के नीचे, कि पहला, अगर इनकम बढ़ रही है तो आय, अ, तो मांग, मांग में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, होगी। आप एक और पॉइंट यहाँ पर लिखें, ठीक है, आप एक और पॉइंट लिखें कि मांग आय से धनात्मक रूप से संबंधित होती है, हालांकि मांग का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव है, भले ही जब आय जीरो होगी तो उच्च स्तर पर समग्र मांग आय के पीछे रह जाती है। एक और आप बात लिख लें यहाँ पर, व्हाट, क्या लिखना है आपने, आपने लिखना है कि सेकंड नंबर पर, अगर वाई यानी कि आय यानी कि इनकम, ठीक है, इनकम जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब भी मांग बढ़ती है, ठीक है,
मांग तब भैया डिमांड तो हमारी खत्म नहीं होगी, जो हमारी जरूरतों की चीज होगी उसकी डिमांड तो कभी भी खत्म नहीं होगी हमें, है ना। तो जब भी हमारी आय बढ़ती है तब भी डिमांड बढ़ती है, आय नहीं बढ़ती तब भी डिमांड बढ़ती है। ये बढ़ती नहीं है तो स्थिर तो रहती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही शून्य हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि sometime y is equals to increment and sometime y is equals to 0, but never never ad is equals to 0। कभी भी डिमांड 0 नहीं हो सकती, समझ गए। कहते हैं ना कि इच्छाओं का कभी अंत हो ही नहीं सकता, इसी तरीके से तुम्हारी मांगों का अंत भी कभी नहीं हो सकता, याद रखना ये बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या समग्र मांग के घटक कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको एक समग्र मांग यानी कि एग्रीगेटिव डिमांड सी प्लस में आई, आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी इस कर्व के बाद, है ना। तो देखना ये है कि व्हाट इज एडी, यू नो, एग्रीगेटेड डिमांड, है ना, है ना बच्चे, आपको पता ही तो है एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग। और सी क्या है फिर, हाँ, उपभोग व्यय, डन, ठीक है। सी क्या है, उपभोग व्यय है। और आई क्या है बेटा, आई क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपने क्या करा है, निवेश किया है वो, ठीक है, समझ में आई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये बोल सकते हैं कि तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में गृहस्थ परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र शामिल होते हैं, सामूहिक उपभोग व्यय कहलाता है, ठीक है, उपभोग व्यय कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब एक खुली डन, बस ये है आपकी एग्रीगेटिव डिमांड की अवधारणा, बोले तो एग्रीगेटिव डिमांड की बारे में, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। इसके बाद आता है एग्रीगेटिव डिमांड में अगर बात करें शेष निर्यात की, देखो आयात भी होता है निर्यात भी होता है। अच्छा मैंने एक और चीज आपने बतानी है कि देखो, अगर मैं बात करती हूँ एग्रीगेटिव डिमांड की, सीक्वेंस से समझना बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ एडी की, तो आपने देखा है डिमांड, डिमांड क्या है बेटा, एक मांग ही तो है ना। अब डिमांड में हम क्या क्या लेकर आएंगे, हाँ, जो आपका एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, कि जो कंजप्शन ले रहा है वो क्या खर्च करना चाह रहा है ना। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, राइट। और आप क्या लेंगे इसमें, और आप क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट, कि लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि डिमांड जिसकी ज्यादा होगी इस वक्त, आपकी डिमांड स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो लोग स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और क्या है, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में भी देखा जाएगा। अब ये सब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये सब भाई किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिमांड के ऊपर। डिमांड क्या है बेटा, ये सब डिपेंड है, डिमांड क्या, डिमांड डिपेंड है इनके ऊपर। जैसे मान लेते हैं, पहले मैंने आपको रिलेशंस बता दिया, अब मानते हैं किसी भी चीज का कोई फैशन चल रहा है, ठीक है। अब डिमांड को किस तरीके से समझना है आपने, देखो मार्केट है ना, मार्केट बहुत ही इजी सिंपल सा एग्जांपल समझाऊंगी आपको, ठीक है। जो डिमांड है वो मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है बंद, क्लोज, क्लोज मतलब ये नहीं कि ताला लगा हुआ है ना, उसे बोलते हैं हम क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी बोल सकते हो आप उसे।
एक है खुली, खुली यानी कि ओपन इकोनॉमी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ये दो तरीके की हमारे पास इकोनॉमी होती है। अब करना क्या है, हमें देखना है कि जो ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें डिमांड क्या होगी। और अव्वल तो पहले हमें ये देखना है डिमांड क्या होती है। मैं एक बंद इकोनॉमी की बात करूं, ठीक है, बंद इकोनॉमी की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके देश के लोग होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे। इन्वेस्टर्स जैसे मैं हूं, मान लो कि कोई बंद इकोनॉमी का कंट्री है, इन्वेस्टर्स हैं उसमें, और आपके कंजप्शंस कंजप्शंस एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है। मैं देखती हूँ इस वक्त जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 11वीं की, हम ये तीन चीजें देखते हैं क्या, जब हम इकोनॉमी में देखते हैं, इकोनॉमी क्यों सीखते हैं हम भाई, अर्थव्यवस्था को जानने के लिए। जब हम देखते हैं प्रोडक्शन पढ़ते हैं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं उस प्रोडक्शन में, पहला क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे करें, तीसरा किसके लिए करें, है ना, किसके लिए करें, राइट। इन तीनों के बिहाफ पर होती है मेरी इन्वेस्टमेंट, क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन तीनों के बिहाफ पर होती है मेरी इन्वेस्टमेंट। बात आती है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं जब करूंगी तो डायरेक्ट क्या होगा बेटा, मेरे पास जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स है मैं उसको भी देखूंगी, ठीक है। पहले मैं देखूंगी मैं किसके लिए उत्पादन कर रही हूँ, अमीर वर्ग के लिए, पहले क्या उत्पादन कर रही हूँ, फिर मुझे वो कैसे मशीनों से करना है, मजदूरों से करवाना है, क्या करना है, फिर किसके लिए, अमीर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, ठीक है। फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के लोगों की रुचि क्या है, मैं क्या करूंगी बेटा, पहले क्या करूंगी, डिमांड देखूंगी। देखो पहले मैं मार्केट के हिसाब से, फिर लोगों के हिसाब से, जैसे कि रुचि मतलब फैशन, या तो फैशन आप देख सकते हो या इंटरेस्ट देख सकते हो, या आप इंटरेस्ट देख सकते हो, ठीक है। जैसे लोगों का इंटरेस्ट है इस वक्त इसमें, जैसे मान लो नायला कट चल रहा था, वट एवर, जो भी आपका फैशन डिजाइनिंग चल रही थी, ठीक है। जैसे पहले लोग स्किनी जींस पहनते थे, आज के टाइम लोग बैगी पहन रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोग फैशन के हिसाब से क्या करेगी, जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी, राइट। उसके हिसाब से ही लोग क्या करेगी, इंटरेस्ट के हिसाब से ही बेचेगी, ठीक है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी सप्लाई भी होगी, समझ रहे हैं। फिर लोग क्या करेंगे, उसी का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए सिर्फ इसी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये सिखा रही हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टर है सिर्फ, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, लोग खरीद रहे हैं। पर जो ओपन इकोनॉमी होती है वहां पे सिर्फ यही नहीं है, इन्वेस्टर तो है, ठीक है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स भी है, ठीक है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो भी आ जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं, साथ में आपकी इंपोर्ट आ जाता है, जो आप बाहर से मंगवाते हो, और एक्सपोर्ट हो जाता है जो आप वहां से बेचते हो। मतलब मेरे माल की बाहर कितनी यूज हो रही है, जैसे अमेरिका के एप्पल की कंपनी, एप्पल के फोन की आज पूरे विश्व भर में क्या है, डिमांड है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था है तभी तो दे रहा है, ठीक है। तो डिमांड को हम नापने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए हम डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं एक बंद इकोनॉमी में, क्लोज में, ठीक है। और अब जो हम ओपन इकोनॉमी का लगाएंगे फॉर्मूला, ओपन इकोनॉमी में, एक मिनट, ठीक है। अब जब हम ओपन इकोनॉमी में लगाएंगे, ओपन इकोनॉमी में हम अपना डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे इकोनॉमी में, ठीक है। एडी, एडी इज इक्वल्स टू, जाहिर सी बात है सी प्लस आई तो रहेगा, है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट, प्लस में गवर्नमेंट का जो खर्चा है आपका, ठीक है, जिसमें सरकारी निवेश वह शामिल होता है, जो सरकार जो होता है, सरकार जो होती है वो निवेश पे काम करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे काम करती है। प्लस में मैं क्या करती हूँ, प्लस में मैं एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट जो होता है उसमें से माइनस कर दूंगी इंपोर्ट, मतलब ये जो मैं बाहर बेचती हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है, उसमें से जो मैं बाहर से मंगवाती हूँ इंपोर्ट को माइनस करके लगा दूंगी, ठीक है। और मेरी निकल कर आ जाएगी एग्रीगेटेड डिमांड, समझ में आ गई होगी, होप सो, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा